हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने क्लासिकल मैकेनिक्स वाली बुक कर रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। और इसमें जो अपना आज का टॉपिक है वो कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड है। कोरियोलिस फोर्स की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। तो 2 पॉइंट जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 2 पॉइंट अपने आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। तो चलिए बच्चों, देखो नदियों के किनारों पर कटाव, इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स। ठीक है कि ये नदियों के किनारे कटाव, या कटाव को हिंदी में एक वर्ड अपने और बोल देते हैं, अपर्दन बोल देते हैं। इंग्लिश में तो यही रहता है, हिंदी में आप अपर्दन बोल देते हो। कि क्या होता है कि जो नदियों के किनारे होते हैं, वो नदियां आपको पता है रिवर्स जो होती हैं उनका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है वाटर की उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नदियों के फ्लो के कारण, ज्यादा फ्लो के कारण क्या होता है कि जो उसके किनारे हैं नदियों के, ठीक है, रिवर्स के क्या है जो किनारे हैं, वहां से क्या है मिट्टी कट जाती है। ठीक है, मिट्टी क्या हो जाती है, उसका इरोजन हो जाता है, कट जाती है वहां से और साथ बहकर चली जाती है। तो उस जो रिवर है, नदी है, वो आप देखो कि अर्थ, आपको पता है अर्थ अपने एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हुआ है, पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो अर्थ पर क्या है, कोई भी अगर गतिमान वस्तु है, कोई भी अगर मोशन में एक ऑब्जेक्ट है, तो उस पर कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है, ये अपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर नदी कोई पृथ्वी पर क्या कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है, रिवर है जो, तो उस पर भी क्या होगा, जो उसमें पानी है वो क्या होता है, वी वेलोसिटी से जाता है, उसकी वेलोसिटी होती है, गति करता है वो। तो इस कारण क्या होता है कि जो नदियों में बहने वाला पानी है, उस पर क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है। और ये कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से वर्क करता है कि उसके कारण क्या हो जाता है कि नदी का जो बैंक, बैंक का मतलब किनारा, ठीक है, कि मान लो कोई भी नदी बह रही है, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये नदी बह रही है, तो ये दो इसके बैंक है रिवर के। ठीक है, नदी के ये क्या है, किनारे हैं, आपको पता ही है। तो नदी के ये जो किनारे हैं, बैंक्स हैं, यहाँ से क्या हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाती है, यहाँ से हट जाती है। ठीक है, तो वो मिट्टी का कटाव कैसे होता है, किस तरीके से मिट्टी यहाँ से हटती है, वो अपने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो कटाव होता है, इरोजन होता है, ये नॉर्दर्न और साउदर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें अलग अलग तरीके से होता है, तो वो दोनों ही डिस्कस करने जा रहे हैं। समझ आई इतनी बात? तो देखो क्या है कि माना एक नदी उत्तरी गोलार्ध में, अब अपने को कोई ना कोई हेमिस्फीयर तो लेना पड़ेगा। लेट ए रिवर इज फ्लोइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। माना एक नदी उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। ठीक है, कोई एक रिवर ले ली अपने, और वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। आप डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सिंपलेस्ट चीज कर रहे हैं, मतलब कि ज्यादा उलझन वाला काम नहीं, सिंपल तरीके से इसको समझने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, देन इट्स इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मेरी फोटो के पीछे आ रहा होगा, फिर अपने इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो देखो आपके सामने ये जो डायग्राम है, इसमें क्या है, ये वाला जो मैंने पिंक कलर से दिखा रखा है, ये एक रिवर है। ठीक है, एक क्या है, नदी है। और ये किस में है, जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें है। और ये कहां से जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी लिखूं, वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूं, तो जो इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी, वो मैं ये लिख सकता हूँ, v डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये v एक्स डायरेक्शन में जा रही है ओनली, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई डैश कैप आ जाएगा। ठीक है, यही लिखते हैं अपनी इक्वेशन, वी वेक्टर इज इक्वल टू, वी वेक्टर यहाँ पर लगा देता हूं मैं, क्योंकि इधर आई कैप लगाया, तो वी डैश वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई डैश कैप। अब आप कोई भी डायरेक्शन लोगे तो उसके हिसाब से आई कैप जे कैप ले सकते हो। यहाँ पर अगर आपकी रिवर देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही हो, तो इस डायरेक्शन में आप देखो कि दो डायरेक्शन में जा रही है, आई डैश कैप जे डैश कैप, तो दोनों आ जाएंगे। आप लिख लोगे वी एक्स आई डैश कैप प्लस वी वाई जे डैश कैप। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ आप देखो ऊपर वाला तो जे डैश कैप हो गया, और ये माइनस आई डैश कैप हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग आप इक्वेशंस या अलग अलग जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपनी तरफ से अज्यूम करके, और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अपने मैं यहाँ पर जो आपकी बुक में लिया हुआ केस, वही केस ले रहा हूँ
ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो ये अपने रिवर की इक्वेशन का इक्वेशन ले ली, वेलोसिटी की जो इसकी इक्वेशन है। अब आपको पता है वी नो दैट कोरियोलिस फोर्स जो होता है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो इस रिवर पर लगता है वो क्या होता है, एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू -2m ओमेगा वैक्टर, और क्रॉस में क्या होता है, वी वैक्टर होता है, वी डैश वैक्टर होता है यहाँ पर, और ओमेगा वैक्टर फॉर अर्थ अर्थ के लिए अपने ओमेगा वेक्टर की वैल्यू उस दिन डिफाइन की थी प्रीवियस वीडियो जो थी। तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जी डैश कैप और प्लस में ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांश कोण है, तो ये अपने ओमेगा लिया हुआ था। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपने को करवाना है, ओमेगा वेक्टर और वी डैश वेक्टर का। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलूं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अपने को जब इसका करवाना है तो नेक्स्ट पेज पर देखो आप, ये नेक्स्ट पेज है, और यहां पर अपने लिखते हैं एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू -2m और यहां पर अपने क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं आई डैश कैप, जे डैश कैप और के डैश कैप। ठीक है, ये तीनों आ गए। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ओमेगा वेक्टर, तो ओमेगा आई कैप तो जीरो ही था, यहाँ पर ओमेगा कॉस लैम्डा और यहाँ पर ओमेगा साइन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर वी एक्स आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब देखो इसमें अपने जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2m, और बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले आई डैश कैप के लिए तो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, आई डैश कैप वाला तो जीरो आ गया। फिर प्लस में जे डैश कैप के लिए, तो जे डैश कैप के लिए देखो जीरो से जीरो आ जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर वी एक्स का ओमेगा साइन लैम्डा से आ जाएगा, तो माइनस, तो सॉरी इसमें उल्टा हो जाएगा, पहले वी एक्स का ओमेगा साइन लैम्डा से होगा, वी एक्स ओमेगा साइन लैम्डा और माइनस में जीरो और साथ में आ जाएगा जे डैश कैप। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, के डैश कैप के लिए तो स्टार्टिंग में तो जीरो आ जाएगा, फिर माइनस में वी एक्स ओमेगा कॉस लैम्डा और के डैश कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब इसमें देखो अपने, अगर आपके सामने है जो ये वाली इक्वेशन है, तो इसमें आप ये चीज देखो कि यहाँ पर इसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू -2m ओमेगा वी एक्स साइन लैम्डा और प्लस में, सॉरी ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2m ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा और के डैश कैप यहाँ पर, और इधर आ जाएगा जी डैश कैप। ठीक है, या इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू 2m ओमेगा वी एक्स साइन लैम्डा और ये माइनस जे डैश कैप और प्लस में 2m ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा और के डैश कैप। ये मेरी फोटो के पीछे आ गया होगा, ऊपर कर देता हूं। हाँ, तो अब आप एक चीज यहाँ पर देखो कि ये वाला जो यहाँ पर ये चीज है, ठीक है, इसको अपने कोरियोलिस फोर्स का बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्योंकि ये आई डैश और जे डैश की डायरेक्शन में, आई डैश जे डैश ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, और जिसमें के डैश आ जाता है, के कैप आ जाता है, वो वर्टिकल होता है अर्थ के लिए। क्योंकि अर्थ के लिए देखो, अर्थ का जो सरफेस है उस पर दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, एक्स और वाई। एक्स और वाई के जो यूनिट वेक्टर हैं वो आई डैश कैप और जे डैश कैप हैं, तो वो तो हॉरिजॉन्टल हो गए दोनों ही। ठीक है, और दूसरे जो के डैश कैप मतलब ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, ये आप देखो, ये और ये एक्स और वाई तो एक प्लेन में होते हैं, एक्स ये वाई है, ये एक्स है, ये तो एक प्लेन में, जेड इनके परपेंडिकुलर मतलब अपवर्ड, तो जेड को अपने वर्टिकल कंपोनेंट बोल देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है।
और आपको पता है अर्थ पर जो रिवर है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो होती है, कोई ऐसे नहीं भी जो रिवर होती है, नदी होती है, वो ऊपर की ओर चली जाए। ठीक है, तो इस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ज्यादा इफेक्ट रहता है, थोड़ा बहुत वर्टिकल का भी रहता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ज्यादा इफेक्ट रहता है। तो इस कारण क्या होता है कि ये वाली जो रिवर है, जो ये वाली रिवर थी, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, जो कि ये आपके पास ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, और यहाँ पर जो रिवर फ्लो हो रही थी, ये वाली रिवर थी। ठीक है, तो ये इस साइड फ्लो हो रही थी, लेकिन आप देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो माइनस जे डैश कैप की तरफ लग रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन तो जे डैश कैप की है, तो ये नीचे वाली डायरेक्शन माइनस जे डैश कैप की होगी। मतलब इस पर जो फोर्स है वो इस साइड वर्क करेगा, इस साइड, नीचे की साइड। ठीक है, तो इस साइड वर्क करेगा, नीचे की साइड। तो अब आप देखो कि अपने आप को आप रिवर की डायरेक्शन में खड़े करो। ठीक है, कि आप मान लो यहाँ पर खड़े हो और आपकी जो मुंह है वो इस साइड है, तो अब आपका जो राइट हैंड है वो आपका राइट हैंड इस साइड होगा। तो आप देखो कि आप ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये क्या है, राइट में वर्क करता है। ठीक है ना, राइट में वर्क करता है। और यही अपने बात कही थी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उस पर क्या होगा कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, आपके राइट हैंड की तरफ वर्क करेगा। वही चीज यहाँ पे है कि कोरियोलिस बल है जो, वो क्या है कि जब भी कोई उत्तरी गोलार्ध में वस्तु है, उस पर दाएं हाथ की तरफ क्या होगा, ये काम करेगा। तो वो अपने पास रिजल्ट आ भी चुका है। आप कहोगे कि सर ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, तो ये वाला कंपोनेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो आपकी रिवर है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल में फ्लो हो रही है, तो उस पर हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट का ज्यादा इफेक्ट होता है यहाँ पर। समझ आई बात। अब आप एक चीज यहाँ पर ये देखो, एक चीज यहाँ से आपको और समझानी थी मैंने। हाँ, ये वाला जो आया था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा था, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में एक चीज लिख सकते हो, ये वाला जो एफ सी एच आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और यह जो कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में मूविंग ऑब्जेक्ट पर, मतलब गतिमान वस्तुओं पर, मूविंग ऑब्जेक्ट पर प्रभावी होता है, ये इफेक्टिव होता है ज्यादा। ठीक है, मतलब इस कंपोनेंट का ज्यादा इफेक्ट होता है मूविंग ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल पर। और इस कंपोनेंट का क्या होता है, वर्टिकली। ठीक है, कि अगर वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट, जो अपने आगे का टॉपिक आएगा उसमें अपने इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ये वर्टिकल क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इस कारण हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट यहाँ पर अपने लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाले से इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है माइनस जे डैश कैप से। इसी तरीके से आप कोई भी डायरेक्शन हो, अगर आपकी रिवर, कोई रिवर है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन माइनस आई डैश कैप हो जाएगी और नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जे डैश कैप। तो रिवर के जो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बन जाएगी वी एक्स, और यहाँ पर आपके पास माइनस आई डैश कैप और प्लस में वी वाई और माइनस जे डैश कैप, या आप इसको लिख सकते हो माइनस वी एक्स आई डैश कैप और माइनस वी वाई जे डैश कैप। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि रिवर आपने कहां पर ली हुई है। तो इसी तरीके से आप जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें भी आप ये चीज प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, मैं यहाँ पर जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों अपना, वो टॉपिक है चक्रवात। ठीक है ना, साइक्लोन्स, चक्रवात। तो चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, दोनों का डायग्राम एक ही है। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में भी डायग्राम था, मैंने यानी सारा कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है आपको, जैसे यानी कि डायग्राम में दिया हुआ है, ये वाली थ्योरी में लिख देता और मैंने यहाँ बुक से सीधी कॉपी कर ली, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मेन आपको समझने से मतलब होना चाहिए। तो आप एक चीज देखो यहाँ पर, चक्रवात, चक्रवात मतलब गोल गोल जो घूमता है, जिसमें हवा का वेग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है इसमें, बहुत ज्यादा होती है। तो उसको अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, चक्रवात बोल देते हैं यहाँ पर। समझ आई बात। तो अब चक्रवात क्या होता है, चक्रवात का जो निर्माण होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन है, वो भी क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। एक चीज मैं यहाँ पर और भूल गया। ठीक है ना, आप कहोगे कि सर आज भूल ही रहे हो। हाँ, इसका मतलब है एक चीज यहाँ पर ये है कि अगर मान लो कोई रिवर है,
ठीक है ना। खाली जगह यहाँ पर पड़ी है। ये देखो आप यहाँ ऊपर देखो, ये रिवर है, ठीक है। और ये रिवर आपके पास यहाँ ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ऐसे जा रही है रिवर, ठीक है। इसमें वाटर का फ्लो इस तरीके से हो रहा है। तो अब क्या होगा, अगर ये रिवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको पता है इस पर जो फोर्स है वो इस तरीके से लगता है, कोरियोलिस फोर्स नीचे की साइड लगता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं वैसे माइनस जी डैश कैप की तरफ लगता है, मतलब ये वाली डायरेक्शन में लगता है। तो अब जो रिवर का ये वाला बैंक है, मतलब ये वाला जो रिवर का किनारा है, बैंक किनारा, इस पर क्या है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, कोरियोलिस फोर्स है। तो इस कारण ये वाला किनारा ज्यादा कटेगा, यहाँ से जो मिट्टी है वो ज्यादा पानी के साथ क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, मतलब कटाव या इरोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर यही रिवर क्या होती, अगर यही रिवर साउदर्न हेमिस्फीयर में होती, ठीक है ना, साउदर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में होती, तो अब इस पर जो फोर्स है, अब ये इस तरीके से वर्क करना था, इस तरीके से। तो अब ये वाला किनारा यहाँ पर क्या होना था, इस वाले किनारे का कटाव, या यहाँ से मिट्टी ज्यादा हटती, यहाँ से कटाव ज्यादा होता, यहाँ से इरोजन ज्यादा होता है इसका, ठीक है, इरोजन इसका क्या होता है, ज्यादा होता। तो इस कारण क्या होता है कि आपको कुछ भी कह सकते हैं, अगर मान लो कोई रिवर है, ठीक है ना, यहाँ खाली जगह मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो रिवर है आपके पास और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और आपको रिवर का डायग्राम बना देता हूं मैं। तो ये रिवर का डायग्राम बना दिया, ए है, ये बी, इसका दो बैंक्स हैं, दो किनारे हैं ए और बी, ठीक है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है ये वाली जो नदी है। अब आपसे पूछें कि कोरियोलिस फोर्स के कारण किसका कटाव ज्यादा होगा, ए का होगा या बी का होगा ज्यादा, कोरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है। और जो रिवर है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, इस तरीके से डायरेक्शन इसकी फ्लो होने की क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो अब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, आप उस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, आप इधर मुंह करके खड़े हो जाओ। तो अब आपका राइट हैंड किधर है, आपका राइट हैंड किधर है, आप ये देखो, ठीक है। तो राइट हैंड आपका इस साइड आ जाएगा, ए वाली साइड, तो क्या हो जाएगा, ए का कटाव इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है रिवर, कोई नीचे ऐसे जा रही है, ठीक है, और आपको बोल दिया भाई ये वाली रिवर है, ये किस में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो अब इस रिवर में जो ये ए और बी इसके दो बैंक्स हैं, किनारे हैं, ए और बी में से किसका इरोजन ज्यादा होगा, कटाव किसका ज्यादा होगा, मिट्टी कहाँ से ज्यादा हटेगी। तो अब आप क्या करो, अपने आप को खड़ा करो इस रिवर की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। और आपका लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, अब आप देखो आपका लेफ्ट हैंड, तो आपका लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा और राइट हैंड इधर हो जाएगा, अगर आप इस साइड मुंह करके खड़े होते हो, खड़े करके देखो अपने आप को, तो आप देखो यहाँ पर जो बी है इसका इरोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम आ सकती है, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, टीचिंग एग्जाम है खास करके, उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, वहां पर आपसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, या आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चंस होते हैं कंसेप्ट से रिलेटेड, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ आई बात। अब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, तो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट्स है ना बच्चों, जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये एक्चुअल में इन पर स्टडी की हुई है, और एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं भी ये किताबी ज्ञान है आपके पास, ठीक है, बुक का नॉलेज नहीं है ओनली, प्रैक्टिकली लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अर्थ पर अलग अलग जगह साइंटिस्ट ने ये चीज एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव भी किया है, और ये चीज की स्टडी भी की है कि वास्तव में ये बात बिल्कुल सही, समझ आई बात। तो अब देखो यहाँ पर साइक्लोन, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चक्रवात क्या होता है, वायुमंडल में कभी कभी, पहले हिंदी मीडियम पढ़ूंगा, चक्रवात, वक्रवात नहीं, चक्रवात आएगा यहाँ पर। चक्रवात हवाओं के चक्रीय गति से उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों की व्याख्या कोरियोलिस बल के प्रभाव द्वारा की जा सकती है। Sometimes cyclones is generated in atmosphere due to the inward spiraling motion of the air, ठीक है, कि एयर की जो स्पाइरलिंग मोशन होती है। अब आप देखो आपके पास रजिस्टर होता है बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये वाला है, ठीक है। तो आप देखो ये इसको स्पाइरल बाइंडिंग बोल देते हैं अपने, स्पाइरल स्पाइरल वाला रजिस्टर है ये, ठीक है। तो ये स्पाइरलिंग मोशन मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने वाली।
तो वैसी जो मोशन होती है एयर्स की, हवा की, उसको अपने क्या बोल देते हैं, साइक्लोन्स बोल देते हैं। द साइक्लोन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द बेसिस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के बेसिस पर इन साइक्लोन्स को अपने समझ सकते हैं कि ये साइक्लोन्स जो जनरेट होते हैं ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होते हैं। अब आप पहले क्या होता है कि हवाएं चलती क्यों हैं वो देखो, उसका रीजन देख लो। जब पृथ्वी के किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण से न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है तो वायु अधिक दाब से न्यून दाब के क्षेत्र की ओर अत्यधिक वेग से आने लगती है, फलता है। अब आगे अत्यधिक वेग से आने लगती है यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखा क्या होता है कि व्हेन एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम्स हॉट एट सर्टेन पैलेस इट गोज अप एंड क्रिएट्स लो प्रेशर एट दैट प्लेस, ठीक है। As a result, at a result, air rushes with a very high speed from high pressure area toward low pressure area. एक बार यहां तक पढ़ो आप, क्या होता है कि हवाएं चलती क्यों हैं, जैसे आंधी आती है, वो आंधी आती क्यों है, ठीक है। तो उसका रीजन ये होता है बच्चों कि क्या होता है कि किसी जगह पर या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो, आप देखना गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब क्या होता है, उस दिन आंधी ज्यादा जरूर आती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उस कारण क्या हो जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी के कारण हवा क्या हो जाती है, वहां पर एयर जो हो जाती है वो बहुत ही थिन हो जाती है, पतली होकर ऊपर उठ जाती है, मतलब कि गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। और वहां पर क्या हो जाता है, जो एयर का प्रेशर है, वायु का जो दाब है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो अब उस दाब को संतुलित करने के लिए क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई टू लो प्रेशर की ओर क्या होता है, एयर चलती है, हवा चलती है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखो पानी होता है वो ऊपर टंकी से नीचे आपके घरों में जो टोंटियां लगी हुई हैं उसमें नल में आ जाता है पानी, लेकिन नल से आप वापस भेजना हो टंकी में तो आपको मोटर लगानी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो ऑटोमेटिकली जो फ्लो होता है, चाहे वो हवा का हो चाहे पानी का हो, वो हाई टू लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो हाई टू लो प्रेशर हवा जाती है। तो अब जब हवा जाती है तो अब क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पर ये वाला जो ओ पॉइंट है, ठीक है, आपके सामने डायग्राम से बता रहा हूं मैं, ये वाला जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट का प्रेशर कम हो गया, कम हो गया यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहाँ से हवा चलती है, मान लो अपने मान लिया कि ईस्ट से हवा आ रही है ऐसे, ठीक है, इसकी तरफ। तो इसकी तरफ जब हवा आ रही है तो उस पर क्या हो जाएगा बच्चों, जो कोरियोलिस फोर्स है, अब हवा क्या है, एयर है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, अर्थ पर ही चलती है वो, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो चलती है, तो उस पर क्या होगा, जो एयर के पार्टिकल होंगे, हवा के कण होंगे, उस पर कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा। और कोरियोलिस फोर्स इस साइड वर्क करेगा, ये राइट साइड है ना इसकी, तो इसके कारण हवा जो सीधी चलने की बजाय मुड़ के चलेगी, ऐसे मुड़ के चलेगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी वो एयर। एक्चुअल पाथ उसका क्या होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, ऐसे जानी चाहिए थी हवा, लेकिन एक्चुअल में वो एयर है वो कैसे जाती है, मुड़ जाती है ऐसे, कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब दोबारा से मान लो यहां से कोई हवा आ रही है, सारी डायरेक्शन से हवा आएगी, ऐसे तो है नहीं भी एक डायरेक्शन से सारी हवा आ जाएगी, सारी डायरेक्शन से, क्योंकि जहां पर लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया वहां पर चारों तरफ से हवा आएगी, ठीक है। तो चारों तरफ से हवा आएगी तो यहाँ पर इधर से जो आने वाली एयर है वो ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि इसके राइट साइड ही है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से जो हवा आएगी, एयर आएगी, वैसे मुड़ जाएगी, क्योंकि इस पर राइट साइड वर्क करता है कोरियोलिस फोर्स, और इसके भी राइट साइड। तो हवा क्या है, मुड़ जाती है ऐसे। तो इस कारण यहाँ पर क्या है कि एक हवा का चक्कर बन जाता है, हवा का साइक्लोन बन जाता है, साइकिल बन जाता है, और वो साइक्लोन इस तरीके से होता है। और ये अपने माना हुआ है कि ये वाला जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, ऐसा जो हो रहा है, ये इंसिडेंट कहाँ हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ये वाली घटना हो रही है, ये अपने माना हुआ है अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, आप ये चीज देखो कि जो उत्तरी गोलार्ध में हवा के कारण जो सॉरी लो प्रेशर के कारण साइक्लोन बनते हैं, चक्रवात बनते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, आपके सामने ही है। और क्यों होती है वो भी आपको पता है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, वामाव्रत दिशा होती है इसकी, ठीक है ना। वामाव्रत दिशा में ये हवा के कारण साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, यानी चक्रवात का निर्माण यहाँ पर होता है। तो आप आगे बढ़ो, तो दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने व उदगर दोनों दिशा में लगने के कारण वायु के कण सर्पिलाकार रूप से उदगर दिशा में मुड़ते जाते हैं, मतलब हवा जानी तो सीधी चाहिए थी,
सीधे भी उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण यहाँ पर ऊपर की ओर भी फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों हवा जानी इधर चाहिए थी, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इसका ऊपर की ओर लग रहा है, तो हवा क्या है, टेढ़ी जाती है ऐसे, ठीक है, टेढ़ी जाती है बीच में, तो इस कारण क्या हो जाता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है, वामाव्रत चक्रवात का निर्माण होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। Hence, Coriolis force starts acting on the air particles which rotate the air anti-clockwise, spiraling upward in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere of the earth. लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के विपरीत दिशा में चक्रवात का निर्माण होता है। मतलब कि अगर आपसे पूछ लें कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होती है साइक्लोन्स की वो कैसी होती है, तो आप कहोगे कि कैसी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन्स का निर्माण होता है। और आपको पता है साइक्लोन्स तो आते ही रहते हैं अर्थ के बहुत जगह, बहुत सारी जगह पर पूरे वर्ल्ड में साइक्लोन्स आते हैं, तो उन्हीं की स्टडी पर ये क्या है, ये इफेक्ट देखा गया है उनकी स्टडी करके। तो एक्चुअल में देखो आप अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ पर मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है। अगर आप कार से जा रहे हो तो उस कार पर भी कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा, हाँ उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन जो एयर वगैरह है, हवा है जैसे, या और कोई इंसिडेंट्स है, नेचुरल इंसिडेंट्स बड़ी बड़ी हैं, जैसे नदी एक बहुत बड़ा यानी कि अपने कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है, लगता सभी पर है, इफेक्टिव बड़ी चीजों पर ही होता है ये वाला जो कोरियोलिस फोर्स होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज, सारी चीज समझ आ गई होगी कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स कैसे होता है, किस जो हेमिस्फीयर में किस प्रकार से होता है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक कमेंट जरूर किया करो, बताया जरूर करो कि सर टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।